विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे नमक कहानी, रज़िया सज्जाद जहीर की काफ़ी दिलचस्प कहानी। तो आइए इसका पांचवा भाग और अंतिम भाग पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं हूं शैलेंद्र, ज्ञान मंजरी में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। उन्होंने पुड़िया को धीरे धीरे अपनी तरफ सरकाना शुरू किया। जब साफिया की बात खत्म हो गई तब उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथों में उठाया, अच्छी तरह लपेटा और खुद साफिया के बैग में रख दिया और बैग साफिया को देते हुए बोले, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। ये पैराग्राफ पढ़ लिया गया था और इसके बाद वाला पैराग्राफ भी पढ़ लिया गया था। अब आगे पढ़ते हैं। साफिया कस्टम के जंगले से निकलकर दूसरे प्लेटफार्म पर आ गई और वे वहीं खड़े रहे। प्लेटफार्म पर उसके बहुत से दोस्त, भाई, रिश्तेदार थे। हसरत भरी नज़रों, बहते हुए आंसुओं, ठंडी सांसों और भिजे हुए होठों को बीच में से काटती हुई रेल सरहद की तरफ बढ़ी। अटारी में पाकिस्तान पुलिस उतरी, हिंदुस्तानी पुलिस सवार हुई। कुछ समझ में नहीं आता था कि कहाँ से लाहौर ख़त्म हुआ और किस जगह से अमृतसर शुरू हुआ। यहाँ से पढ़ना था। तो साफिया कस्टम से निकल करके, कस्टम अधिकारी ने उन्हें नमक की पुड़िया दे दी थी और वहाँ से निकाल करके जब उसने देखा कि दूसरे प्लेटफार्म पर पहुँची तो उसके भाई, रिश्तेदार, दोस्त सभी आंखों में आंसू होंगे ही। बहन विदा हो रही है और पता नहीं कब आए। होठ बिछे हुए आदमी रोना चाहता है, रो नहीं पाता है और बड़े ही भावुक अवस्था होती है ये। और इन भावुक अवस्थाओं के बीच, इन चेहरों के बीच से रेल गुजर गई। सरहद की तरफ रेल बढ़ी, साफिया चली गई या जा रही है। अटारी में जब अटारी बॉर्डर है भारत और पाकिस्तान का, तो वहाँ पर जब ट्रेन रुकी तो पाकिस्तानी पुलिस उतरी और हिंदुस्तानी पुलिस सवार हुई। साफिया कहती, समझ में नहीं आता कि कहाँ से लाहौर ख़त्म हुआ और किस जगह से अमृतसर शुरू हुआ। ये लाहौर और अमृतसर की बात सुनते हुए मुझे तो एक गाना याद आ रहा है। आपको भी अगर याद आ गया हो तो बताइए। कब गुजरा अमृतसर, कब लाहौर आया, तो वही है। ठीक है। तो हाँ, तो अब मैं इसके पहले भी आपसे चर्चा कर चुका था कि कई मूवीज़ और कई ऐसा कुछ, तो कब गुजरा अमृतसर, कब लाहौर आया, है ना, मैं एक दिल छोड़ आया, जो भी है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी, वास्तव में लाहौर और अमृतसर, है ना, भारत और पाकिस्तान, कितना अंतर है लोगों की ज़ुबान में, लोगों की भाषा में, लोगों की बातचीत में, लोगों के पहनावे में, लोगों के रहन सहन में। मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ ऐसा है। एक ज़मीन थी, एक ज़बान थी, एक सी सूरतें और लिबास, एक सा लबो लहजा और अंदाज थी। गालियाँ भी एक ही सी थी, जिनसे दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को नवाज रहे थे। बस मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भरी हुई बंदूकें दोनों के हाथ में थीं। अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जांच उनके डिब्बे के सामने ही कर रहे थे। साफिया का सारा सामान देखा जा चुका था, तो वह उन नौजवान कस्टम अफसर की ओर बढ़ी जो बातचीत और सूरत से बंगाली लगते थे। देखिए, मेरे पास नमक है थोड़ा सा। फिर उसने हैंड बैग खोला और वह पुड़िया उनकी तरफ बढ़ाते हुए, अटकते, झिझकते, हिचकते, हिचकिचाते हुए उनको सब कुछ
कह सुनाया। उन्होंने सिर झुका लिया, सुनते रहे, बीच बीच में सिर उठाते, गौर से उसे देखते, फिर सुनने लगते। बात पूरी हो गई तो उन्होंने एक बार फिर साफिया को ऊपर से नीचे तक देखा, धीरे से बोले, इधर आइए ज़रा। तो अटारी में जब कस्टम पर सामान चेक हो रहा था, जब उसका सारा सामान चेक हो गया तो उसने एक नौजवान कस्टम अफसर से बोली कि सुनिए, मेरे पास नमक है थोड़ा सा। देखिए, डायरेक्ट ही बोल दिया, सीधे ही बोल दिया। और फिर उसने धीरे धीरे करके हिचकिचाते हुए सारी बातें कह सुनाई। वो उसको बीच बीच में गौर से देखते और फिर सुनने लगते। अंत में उन्होंने ऊपर से नीचे तक साफिया को एक बार फिर देखा और फिर बोले, इधर आइए ज़रा। चलते चलते उन्होंने एक दूसरे से कहा, इनके सामान का ध्यान रखिएगा। प्लेटफॉर्म के सिरे पर एक कमरा था, वे उसके अंदर घुसे। साफिया दाखिल होते हिचकिचाई। वे मुस्कुरा कर बोले, आइए आइए ना। जेब से रुमाल निकालकर उन्होंने कुर्सी को झाड़ा और बोले, बैठिए। साफिया ने पुड़िया और बैग को मेज पर रख दिया। बाहर की तरफ झांक कर उन्होंने एक पुलिस वाले को इशारा किया। साफिया के पैर तले की ज़मीन खिसकने लगी। अब क्या होगा? 2 चाय लाओ, अच्छी वाली। पुलिस वाला साफिया को घूरता हुआ चला गया। फिर उन्होंने मेज की दराज खींची और उसमें अंदर दूर तक हाथ डालकर एक किताब निकाली। किताब को साफिया के सामने रखकर उन्होंने पहला सफ़ा खोल दिया। बाईं ओर नजरुल इस्लाम की तस्वीर थी और टाइटल वाले सफ़े पर अंग्रेजी के कुछ धुंधले शब्द थे। शम्सुल इस्लाम की तरफ से सुनील दासगुप्त को प्यार के साथ, ढाका 1946। तो इसके पहले हमने बात की थी, छूट गई थी बात, ये कि एक ज़मीन थी, एक ज़बान थी, एक लहजा, एक लबो लुबाब और यहाँ तक कि एक जैसी गालियाँ भी थी, जिससे एक दूसरे को नवाज रहे थे। लेकिन बस बात ये थी कि दोनों के हाथों में भरी हुई बंदूकें थीं। यही सबसे बुरी बात है, यही सबसे बड़ी समस्या की बात है, मुसीबत की बात है। यही दिल को कचोटने वाली बात है, यही दिल को दुखाने वाली बात है, यही दिल को ठेस पहुंचाने वाली बात है। खैर, तो जो अटारी में जब ये हुआ, उसका सामान चेक हुआ और उसने उस पुलिस अफसर को, उस कस्टम वाले अफसर को बताया कि मेरे पास नमक है, तो उन्होंने इसे अपनी तरफ बुलाया और ले जा कर के एक कमरे के अंदर घुसे और दाखिल होते हुए साफिया हिचकिचाई, लेकिन वो मुस्कुरा कर बोले, आइए। और उन्होंने कुर्सी पर उसे बिठाया और पुलिस वाले को इशारा करके बुलाया। साफिया को लगा कि शायद यहाँ पर कहानी उल्टी पड़ने वाली है, क्या पता मुझे गिरफ्तार न कर लिया जाए, ऐसा कुछ सोचा होगा साफिया ने। उसके पैरों की तले ज़मीन खिसकने लगी। लेकिन तभी उन्होंने उस पुलिस वाले से कहा कि 2 चाय लाइए, अच्छी वाली। और इस प्रकार उन्होंने आगे बात जारी रखी और कहा कि दराज, एक सामने की मेज़ की दराज खींची और उसके अंदर दूर तक हाथ डालकर एक किताब निकाली और किताब को साफिया के सामने रखकर उन्होंने पहला सफ़ा खोल दिया। बाईं ओर नजरुल इस्लाम की तस्वीर थी और टाइटल वाले सफ़े पर अंग्रेजी कुछ धुंधले हुए शब्द थे। एक किताब थी जो उन्होंने मेज़ की दराज से निकाली थी और उस पर जहाँ पर कुछ लिखा था, सफ़ा, अक्षर, शब्द, और वहीं पर अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी अक्षरों में भी लिखा था, शम्सुल इस्लाम की तरफ से सुनील दासगुप्त को प्यार के साथ, ढाका 1946। तो ढाका के हैं और उन्होंने, शम्सुल इस्लाम ने उनको जो है ये प्यार के साथ ये पुस्तक भेंट की थी, ऐसा कुछ था। अब उसके माध्यम से वो साफिया से क्या कहना चाहते हैं, आगे देखते हैं। तो आप क्या ईस्ट बंगाल के हैं? हाँ, मेरा वतन ढाका है, उन्होंने बड़े फ़ख्र से जवाब दिया।
तो आप यहाँ कब आए? जब डिवीज़न हुआ तभी आए, मगर हमारा वतन ढाका है। मैं तो कोई 12-13 साल का था, पर नज़रुल और टैगोर को तो हम लोग बचपन से पढ़ते थे। जिस दिन हम रात यहाँ आ रहे थे, उसके ठीक 1 वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने, सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे यह किताब दी थी। उस दिन मेरी सालगिरह थी। फिर हम कलकत्ता रहे, पढ़े, नौकरी भी मिल गई, पर हम वतन आते जाते थे। वतन? साफिया ने ज़रा हैरान होकर पूछा। मैंने आपसे कहा ना कि मेरा वतन ढाका है, उन्होंने ज़रा बुरा मान कर कहा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, साफिया जल्दी से बोली। तो पहले तो बस इधर ही कस्टम था, अब उधर भी कुछ गोलमाल हो गया है। तो देखिए, ये कस्टम अफसर भारत में है, यहाँ नौकरी कर रहा है, यहाँ का नागरिक है, पढ़ा लिखा सब कुछ, लेकिन चूंकि विभाजन होने के पहले वह ढाका में रहता था, यानी बांग्लादेश में रहता था, आज के बांग्लादेश में। और तब के तरीके से देखा जाए तो भारत में, लेकिन अगर थोड़ा और देखें तो तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में। और चूंकि बंटवारा हुआ तो उसे पूर्वी पाकिस्तान में उसका मतलब उसका घर या जो भी वो पूर्वी पाकिस्तान में आया था, लेकिन वो अब हिंदुस्तान में था। अब चूंकि वो ढाका का रहने वाला है, इसलिए उसका वतन ढाका है। वो अपने ढाका को नहीं भूल पा रहा है, पढ़ाई लिखाई की, नौकरी की, सब कुछ किया। देखिए, ये दिलों का मामला है, यहाँ पर दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर ये सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं हम तो भाई भारत के नागरिक हो गए हैं, या हम पाकिस्तान के हो गए हैं, या हम बांग्लादेश के हो गए हैं। बात यहाँ भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की नहीं है, सबकी है। भारत की भी है, पाकिस्तान की भी है, बांग्लादेश की। आप सोच रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? एक बार वही बात कहते हैं है, एक बार कहते हैं वही बात नहीं है। समग्र रूप से चीज़ों को देखिए, सभी चीज़ों को साथ देखिए। सारा वतन हिंदुस्तान है, सारा वतन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश क्या है? ये ज़मीन के टुकड़े दिलों को नहीं बांट सकते। ज़मीन पर रेखा खींच देने से, कागज़ पर मैप बना देने से, लकीर खींच देने से दिलों का बंटवारा नहीं होता है, रिश्तों का बंटवारा नहीं होता है। और इसीलिए वो बुरा भी मान गया। और खैर, टैगोर और नजरुल इस्लाम को वो पढ़ता आया था, ये सारी बातें हुई। आगे देखिए क्या होता है। उन्होंने चाय की प्याली साफिया की तरफ खिसकाई और खुद एक बड़ा सा घूंट भरकर बोले, वैसे तो आप ढाब कलकत्ता में भी होता है। ये क्या लिख गया है, कुछ गलत हो गया मुझे लगता है, देख लीजिएगा आप लोग। जैसे नमक यहाँ भी होता है। अच्छा, ढाब ये नमक का ही कुछ होगा। तो कलकत्ता में भी होता है, जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ के ढाब, हाँ वही चीज़ है। ढाब की क्या बात है, हमारी ज़मीन, हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है। उठते वक्त उन्होंने पुड़िया साफिया के बैग में रख दी और ख़ुद उस बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगे। साफिया ने उनके पीछे चलना शुरू किया। जब साफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी, तब पुल के सबसे निचली सीढ़ी के पास वे सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। साफिया सोचती जा रही थी, किसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ। तो विद्यार्थियों, दोस्तों, साथियों, पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। मैंने बड़ी चर्चा की थी प्रारंभ में, समझाने की कुछ आवश्यकता नहीं, बताने की कुछ आवश्यकता नहीं, सिर्फ एक प्रश्न है कि हमारा वतन किधर है, कस्टम के इस तरफ है या कस्टम के उस तरफ। शायद आप इस बात का उत्तर ना दे पाएँ, क्योंकि शायद आपने वो पीड़ा नहीं झेली होगी, आपने उस पीड़ा को महसूस नहीं किया होगा। दोस्तों, मैंने पता नहीं बात की है या नहीं, लेकिन एक उपन्यास है झूठा सच, अगर बात की है तो ठीक है, नहीं तो कभी मौका मिले तो पढ़िएगा।
और तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, कस्टम क्या है, इसके इस पार क्या है और उस पार क्या है। तो दोस्तों, विदा लेते हैं। कैसा लगा आपको पढ़ करके, सुन करके, हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछिएगा, क्योंकि इसके पहले लगातार हर वीडियो में आपसे प्रश्न पूछता रहा हूँ। इस बार आप मुझसे प्रश्न पूछना। इस कहानी से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में मैं आपका इंतज़ार करूँगा। धन्यवाद।